हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री कोई कुटीर उद्योग है। मैन्युफैक्चरर्स जो निर्माण करता है पेडेस्टल लैंप एंड वुडन शेड, जो लैंप और लकड़ी के शेड को निर्माण करता है। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन, प्रत्येक के लिए दो प्रकार के रिक्वायर्ड्स हैं। एक ठो क्या है तो ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन है ना, और एंड ए स्पेयरर, और एक क्या है तो स्पेयरर मशीन यानी स्पेयर करने वाला। इट टेक्स 2 आवर है ना ऑन कटिंग ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन स्पेयरर मशीन टू मैन्युफैक्चरर ए पेडेस्टल लैंप। एक लैंप को बनाने के लिए 2 घंटा काटने या घिसने में लगता है, जबकि 3 घंटा जो है उसको स्पेयर करने में लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 2 आवर ऑन द स्पेयरर टू द मैन्युफैक्चरर ए पेडेस्टल शेड। और एक लकड़ी का शेड बनाने के लिए है ना 1 घंटा काटने या जोड़ने रगड़ने में लगता है और 2 घंटा उसको स्पेयर करने में लगता है। कह रहा है फिर इसके आगे कि ऑन एनी डे है ना, किसी एक दिन है ना, द स्पेयरर इज अवेलेबल फॉर एट मस्ट 20 आवर्स। स्पेयरर जो है 20 आवर्स के लिए क्या है यूज किया जा सकता है, यानी उतना देर के लिए अवेलेबल है। एंड द कटिंग और ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन फॉर एट मस्ट 12 आवर, और काटने या घिसने वाला मशीन मैक्सिमम 12 घंटा के लिए अवेलेबल है। द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ए लैंप इज 5 रुपीज़। एक लैंप पर जो है 5 रुपया का लाभ होता है, जबकि है ना एंड दैट फ्रॉम सीड इज 3 रुपीज़। एक 3 सीड पर 3 रुपया का लाभ होता है। ये समिंग दैट यह मानते हुए कि ही मैन्युफैक्चरर कैन सील ऑल द लैंप एंड सीड्स, वह जो है मैन्युफैक्चरर जितना लैंप और सीड बनाता है वो सील कर देता है, बेच देता है। दैट ही प्रोड्यूस, अपने प्रोड्यूस किए गए निर्माण किए गए आइटम्स को। तो हाउ शुड ही स्केड्यूल हिज डेली प्रॉफिट हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए प्रतिदिन कितने जो है अपने वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है जो निर्माण करता है लैंप और लकड़ी की शेड बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने और काटने की और एक स्पेयरर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटा रगड़ने या काटने में और 3 घंटा स्पेयरर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने और काटने और 2 घंटे स्पेयरर की आवश्यकता होती है। एक स्पेयरर मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे के लिए और एक रगड़ने या काटने वाले मशीन प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपया और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपया का लाभ होता है। यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए कि वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। तो इसके लिए बाबू हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, और यहाँ पे क्या करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे नोट करेंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में इसके पास 2 प्रकार का मशीन लग रहा है ना। तो आइए पहले ही रिसोर्सेज फिर यहाँ हम नोट करेंगे, इतना इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद हो गया यहाँ पे आपका टाइप ऑफ आइटम, उसके बाद यहाँ पे हो गया एबिलिटी है ना,
टाइप ऑफ आइटम को दो भागों में बांटेंगे क्योंकि दो प्रकार का वस्तु बनता है। एक ठो बनता है लैंप, तो मान लेंगे कि एक ठो लैंप बना, और एक ठो बनता है सीड, है ना। एक ठो लैंप बनता है और दूसरा क्या बनता है, तो सीड बनता है, ठीक है। तो सीड्स के लिए हम मान लेंगे कि वाई ठो सीड बना और लैंप्स के लिए मान लेंगे कि एक्स ठो लैंप्स बना। तब इसके बाद यहाँ हम लोग एक लाइन और खींच देंगे। इसमें दो प्रकार का मशीन लगता है, एक ठो है ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन, तो हम केवल कटिंग मशीन ही लिख देते हैं, कटिंग मशीन, है ना। और दूसरा है स्पेयरर मशीन, तो ये हो गया स्पेयरर मशीन। इसके बाद इसमें प्रॉफिट होता है, तो यहाँ नोट कर देंगे प्रॉफिट, है ना, इन रुपीज, रुपया में, इसको भी हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो देखिए एक लैंप बनाने के लिए, है ना, 2 घंटा टाइम देना पड़ता है काटने में, है ना, और 3 घंटा टाइम देना पड़ता है स्पेयर करने में। जबकि एक सीड के निर्माण में, एक सीड बनाने में 1 घंटा काटने में और 2 घंटा स्पेयर करने में लगता है, 2 घंटा स्पेयर करने में, ठीक है। जबकि स्पेयरर मशीन जो है एक दिन में 20 घंटा के लिए उपलब्ध है, और काटने वाला मशीन जो है 12 घंटा के लिए ही उपलब्ध है, ठीक है। एक लैंप के निर्माण पर, है ना, 5 रुपये का लाभ होता है, जबकि एक शेड के निर्माण पर 3 रुपये का लाभ होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, और एक दिन में वो कितना प्रोडक्ट निर्माण करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसके लिए यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू, है ना, मैक्सिमम जेड हो गया, एक ठो लैंप पर 5 रुपया का लाभ होता है तो एक्स ठो लैंप पर हो जाएगा 5x। इसी तरह एक ठो शेड पर 3 रुपया का, तो वाई ठो शेड पर हो जाएगा 3y। फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग कटिंग मशीन में देखें तो एक ठो लैंप वाला बनाने के लिए काटने में 2 घंटा लगता है, तो एक ठो बनाने में कितना हो जाएगा, तो 2x, अब प्लस एक ठो शेड बनाने में काटने में 1 घंटा, तो वाई ठो बनाने में 1y, है ना। टोटल एबिलिटी 12 घंटा है, तो 12 घंटा से कम या इसके बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 घंटा से ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 12 घंटा का ही मैक्सिमम समय है। या आप ट्रिक से चलें तो मैक्सिमम है तो यहाँ छोटा का चिन्ह होगा, मिनिमम रहता है तो बड़ा का चिन्ह रहता है। इसी प्रकार स्पेयरर मशीन में हो जाएगा आपका 3x आप प्लस 2y कम या बराबर हो जाएगा 20 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका नाम इक्वेशन 1, इसका 2 है, इसका 3 दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 12, इसका नाम इक्वेशन 4 दे देंगे। और इसके लिए एक यहाँ पे टेबल बना देंगे, इंसर्ट करेंगे x और y, ठीक है। तो x में हम यहाँ रखेंगे 0, तो जब x में हम लोग रखेंगे 0, है ना, तो आपका y में हो जाएगा यहाँ 12। अब इसमें y में रखेंगे 0 तो x में हो जाएगा आपका 6, 2 से कट जाएगा तो 6। तो देख रहे हैं कि x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला, यानी कि यह लाइन 0 0 से पास नहीं करता है। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंग 1 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 में 0 0 रखने पर हम पाते हैं कि, तो इक्वेशन 1 यहाँ से नोट करेंगे तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई
लेस देन इक्वल टू 12। तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो देख रहे हैं कि 0 छोटा है 12 से, तो बिल्कुल छोटा है, तो सही बात है, इसलिए नोट कर देंगे यहाँ ट्रू। तब नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी इक्वेशन 2 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा, है ना। तो 2 वाला आपका देखिए यहाँ है 3x प्लस 2y, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 5। फिर इसमें नोट करेंगे एक ठो यहाँ टेबल पहले बना लेंगे। तो ये रहा आपका टेबल, है ना, x y, x में रख दिए 0, तो ये हो जाएगा y में 10, और y में रख दिए 0, तो x में आपका ये हो जाएगा 20 बाई, है ना, 3, यानी कि इसको हम लोग भाग लगा दें तो ये लगभग में आएगा आपका 6 तीर का 18, है ना, और 20 हो जाएगा, तो फिर 6 तीर का 18 यानी 6.6 के करीब में आएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं बाबू कि 0 रखने पर 0 नहीं मिला है, यानी 0 0 से लाइन पास नहीं करता है। तो नोट कर देंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसका करेस्पॉन्डिंग में तो 2 वी गेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रखेंगे अब 0 0 हम लोग रखेंगे किसमें, इक्वेशन आपका 2 में। तो इक्वेशन 2 हम यहाँ नोट करेंगे, तो 2 हो गया आपका कितना 3x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 20। तो x में 0 y में 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, है ना। तो ये जो है आपका देख रहे हैं कि 0 छोटा है 20 से, तो यहाँ नोट कर देंगे ट्रू, सही है। अब इसके बाद नोट करेंगे 3 के लिए, है ना, 3 के लिए नोट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 विल बी। तो 3 में देखिए यहाँ पे आपका दिया है x, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ नोट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग का लास्ट पोजीशन इसका है, अब केवल ग्राफ खींचना है और मैक्सिमम वैल्यू इसका बता देना है। तो हम लोग तुरंत यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और इसमें स्केल लेकर के बिल्कुल इसमें हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे y एक्सिस मानने के लिए, और सेम इसी के जैसा हम लोग खींचेंगे x एक्सिस मानने के लिए। तो ये रहा आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लिए। जैसे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड में यहाँ एरो देंगे, x डैश, ऊपर हो गया y, नीचे y डैश, ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2 का रेशियो ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16। इधर भी हो गया आपका 2 4 6 8 10 12 14 और 16। फिर इसके बाद सबसे पहले इसका ग्राफ खींचेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और x का मान 0 के बराबर या बड़ा यानी कि y एक्सिस के राइट साइड में जाएंगे। इसी प्रकार y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 और y का मान 0 के बराबर या बड़ा यानी इस रेखा के हम लोग ऊपर जाएंगे। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में है आपका x में 0 y में 12। तो x में 0 y में 12 आपका हो गया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ नोट कर देंगे x में 0 और y में 12। फिर इसके बाद x में 6 और y में हो गया हम लोगों का 0। तो x में 6 y में 0 हम लोगों का ये पॉइंट है 6 0, है ना। तो ये वाला जो है दोनों को हम लोग यहाँ पे स्केल से रख करके पहले मिला देंगे।
और मिलाने के बाद इसको फिर हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ड्रॉ करने के बाद फिर इसके दोनों साइड हम लोग एरो का साइन लगाएंगे और एरो दे दिए। अब इसके बाद इस पर जो है इसका इक्वेशन नोट करें, तो इसका इक्वेशन हम लोगों का कितना है 2x + y = 12। तो ये हो गया 2x + y = हो गया 12, इसका नाम इक्वेशन 4। अब देखेंगे इसके किस साइड में रखना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ 0 0 रखे हैं। 0 0 रखने पर ट्रू है, यानी ओरिजिन रखने पर ट्रू है, तो ओरिजिन की ओर एरो लगा के छोड़ देंगे। फिर अब इक्वेशन सेकेंड के लिए बढ़ें, तो इसमें आपका x में 0 तो y में 10 है, तो x में 0 तो y में 10 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, x में 0 y में 10। फिर x में 6.6 तो y में 0, तो x में 6.6 और y में 0, तो ये हो गया 6.6, है ना, अब y में 0। दोनों पॉइंट्स को फिर से हम लोग यहाँ पे अब रख करके इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद इस पर भी इसका इक्वेशन हम लोगों को नोट करना है ना। तो इसके पहले दोनों साइड हम लोग एरो का निशान लगा देंगे, एरो का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद इस पर जो है इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इक्वेशन हो गया आपका 3x + 2y = 20, तो 3x + 2y = 20, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। इसमें भी हम लोग ओरिजिन रखे हैं और ओरिजिन रखने पर हम लोगों का ट्रू आया है, तो ओरिजिन रखने पर ट्रू है, यानी कि इस रेखा के भी नीचे रखना है। तो ये वाला पार्ट हम लोग अब इसको पेंटिंग कर दिए और पेंटिंग करने के बाद अब इसमें देख लेंगे इसका घिरा हुआ क्षेत्र हम लोग का कौन सा है, तो नीचे वाला ही क्षेत्र घिरा है ना। अब मात्र आपका मुश्किल से 2 मिनट का काम है, केवल इसका z का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है आपका यहाँ पे ये हो गया पॉइंट A, यहाँ पे हो गया जो काट रहा है इसका नाम पॉइंट B, ये वाला हो गया पॉइंट C, और ये आपका O है, तो O का नियामक तो 0 0 आप जानते ही हैं, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग B में देख रहे हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है ना। तो B के लिए जो है आपका x में 4 और y में आपका जो है 4 पे वो कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे कि ये 4 पे यहाँ पे आकर के आपका ये कट कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग आपके फिगर से कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, यानी चित्र से स्पष्ट है कि ABCO इज द सॉल्यूशन रीजन, है ना। तो सिंस z = हम लोगों का क्वेश्चन में दिया है 5x + 3y, तो इसको यहाँ से नोट कर लेंगे, ये 5x + 3y, तो ये हो गया 5x + 3y। तब नोट करेंगे एट A, तो ये का कोऑर्डिनेट हम लोगों का है, ये का कोऑर्डिनेट हो गया है 0 10, z = एट B, तो B का कोऑर्डिनेट 4 4, z = एट C, तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 6 0, z = एट O, तो O का कोऑर्डिनेट 0 0, z = तो यहाँ हो गया हम लोगों का 0 और प्लस 10 रख दिए तो 30 = 30, 4 रखेंगे तो 5 चौका 20 और 4 3 12, यानी कि ये 32 हो गया। 6 रखेंगे तो 6 5 30 और प्लस 0, यानी कि ये 30 ही रहेगा। फिर इसमें 0 रखे तो 0 + 0 यानी कि 0। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू 32 है और 4 4 पे मिल रहा है, तो नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली भी यहाँ नोट कर सकते हैं, देयरफॉर क्लियरली नंबर ऑफ, है ना। हम लोगों का लेंथ निकालना था, तो लेंथ्स नंबर ऑफ लेंथ्स इक्वल टू हो गया आपका 4, है ना, एंड नंबर ऑफ शेड ये भी हो गया 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हो गया 32, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए
और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में